वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 15 ठेस, जिसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु का, ऑलरेडी मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें ये पूरी कहानी जो है एक्सप्लेन की है, समझाई है। और मैं आपको बता दूं, मैं उन्हीं चैप्टर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो ये न्यू सिलेबस है और ये सारे जो पार्ट है वो एग्जाम्स में आपके आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो इस कहानी में हमने पहले पार्ट में देखा था कि सिरिशन नामक एक कारीगर है जो बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाता है, बहुत ही कारीगरी से बनाता है, बहुत मेहनत से बनाता है और बहुत ही उसके प्रति उसका लगाव है। पर जो है उसे ठेस पहुंचती है और कुछ कुछ बातों के कारण जिससे वो दुखी हो जाता है और काम छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद हमने एक कलाकार की मनोदशा के बारे में सीखा था कि किस तरीके से वो दुखी हो जाता है। यहाँ पर इस अध्याय में हम ये पार्ट में हम ये भी देख रहे हैं कि जो है कलाकार की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो रही है सिरचन की। पहले उसे बहुत ज्यादा जो है आदर मिलता है, लोग उसके पास आते हैं और बहुत उसे जो है आदर देते हैं। और यहाँ उसके बाद आजकल उसे कोई पूछ नहीं रहा है। जो कारीगर है यानी सिरचन जो है उसे अपने काम के प्रति बहुत लगाव है, इसके कारण उसे दूसरा कोई काम करने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे कि लोग उसे खेती में काम करने के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं जाता है, तो जिसके कारण लोग उसे जो है आलसी समझते हैं, लापरवाह समझते हैं। तो ये सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे इस कहानी में ऑलरेडी मैंने बताया है। चलिए आगे हम आज देखने वाले हैं चरित्र चित्रण और जो है पात्र का जो भी चरित्र चित्रण है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है जिससे दैनिक जीवन के बारे में हम देखते हैं कि हर रोज के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर चाची की कड़वी बातें सुनकर सिरचन अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है और कथावाचक के मनाने पर भी वो वापस लौटकर नहीं आता है। सिरचन का जो व्यवहार है आपको कैसा लगा? सिरचन की जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसकी विशेषताएं, उसका व्यक्तिगत बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सिरचन का जो मुख्य पात्र है वो है इस कहानी का जो मुख्य पात्र सिरचन है और उसके अनेक गुण बताए गए हैं। तो वो एक कुशल कारीगर है। सिरचन कुशल कारीगर है, कारीगर में ही उसका मन अधिक लगता है या रमता है, इसलिए कारीगर के काम से अलग खेतों में काम करने के लिए जब कोई उसे बुलाता है तो सिरचन लापरवाही काम करता है, काम पर देर से पहुंचता है। इसीलिए लोग उसको खेत पर मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाते। लोग उसे कामचोर, मुफ्तखोर, चटोरा समझते हैं और सिरचन को कोई जो चाहे कह ले। लेकिन एक समय था जब सिरचन इलाके का सबसे कुशल या फेमस कारीगर था। उसके हाथों में कारीगरी का ऐसा गुण था कि बड़े बड़े जो अफसर है या बाबू लोग है उसकी सवारियां उसके मंडे, सवारियां मतलब जो हम देखते गांव में घोड़ा गाड़ी या जो उनका रथ होता है वो उसके मंडे के पास ही बंधी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे, यानी कि उसको मस्का लगाते थे और उसको प्यारी प्यारी बातें करते थे कि प्लीज बना दे, रिक्वेस्ट करते थे। शहर में रहने वाले लोग भी उसके हाथ की बनी चीजें पाने के लिए चिट्ठी लिखते थे, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। तो इस तरीके का जो है सिरचन का रुतबा था, या बोल सकते हैं कि बहुत मांग थी, डिमांड थी ना। अब सिरचन जो है खाने पीने का शौकीन है, तो सिरचन को स्वादिष्ट चीजें खाना पीने में रुचि थी। जैसे हम सभी को भी जो है टेस्टी, जैसे आज हम देखते हैं फास्ट फूड का जमाना है तो हमें घर का खाना पसंद नहीं आता है, लेकिन हमको बाहर की चीजें में बहुत मजा आता है। तो उसी तरह सिरचन भी खाने पीने का शौकीन था। तो कथावाचक को भी जब सिरचन को बुलाना होता था तो पहले ही माँ से पूछ लेता था कि भोग क्या क्या लगेगा, यानी कि खाना उसे क्या क्या दिया जाएगा। लोग इसी कारण सिरचन को चटोरा समझते थे। सिरचन के बारे में लोग की ये धारणा थी कि बघारी हुई तरकारी, बघारी हुई मतलब जिसमें हम लोग तड़का लगाते हैं, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का
पहले कर लो, यानी कि ये सब पहले से रेडी करके रख लो, तब सिरचन को बुलाओ, वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम उसको बताएंगे वो तुरंत चला आएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यानी कि अगर खाना पीना अगर अच्छा नहीं हुआ, यानी टेस्टी नहीं हुआ, और वो तले हुई चीजें खाने का बहुत शौकीन था, तो अगर नहीं हुई तो वो काम नहीं करेगा। खाने पीने में कमी होने पर सिरचन नाराज हो जाता था, शिकायत भी करता था। एक बार खाने में सब्जी बहुत कम देने और इमली के रस वाली कड़ी परोसने पर ब्राह्मण टोली के पंचनन चौधरी के लड़के को सिरचन ने बेइज्जत कर दिया था, यानी कि उसको बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि खाने में ठीक से खाना नहीं परोसा गया था, सर्व नहीं किया था। इसी तरह एक बार खेसरी का सत्तू खिलाकर काम कराने पर सिरचन ने महाजन टोली के बज्जू महाजन की बेटी से भी हंसते हंसते उसकी माँ की शिकायत की थी। तो यहाँ पर सिरचन जो है बेधड़क बोल देता है अगर कुछ उसे ठीक नहीं लगता है, और इसी कारण लोग उससे नाराज भी हो जाते थे। तो कथावाचक की माँ सिरचन की इस कमजोरी को जानती थी, इसलिए सिरचन को देखकर वह कहती है, आओ सिरचन, आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की टाडी के साथ चूड़त तुमको बहुत पसंद है ना। और तब सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर कहता है, यानी कि मुंह में पानी आना हम कहते हैं ना, पनियाई जीभ का मतलब ही है कि जब हम किसी चीज को देखकर बहुत ही हमको खाने की इच्छा हो जाती है, तो घी की सुगंध सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, ऐसा सिरचन ने कहा। फिर काम के प्रति ईमानदार है सिरचन। तो आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो जो कुछ बातें मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ वो आप अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो काम के प्रति वो बहुत ईमानदार है। सिरचन काम के प्रति ईमानदार है, वो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता है। मोती और पटेर को हाथ में लेकर वो बड़े जतन से उसकी कूच बनाता, फिर कूचियों को रंगने से लेकर सुतली सजाने तक की पूरी प्रक्रिया में वो पूरे मन से लगा रहता था। सिरचन अपना काम में ऐसा लगता कि उसमें जरा सी भी बाधा आने पर गुस्से से तमतमा जाता। वो कहता था कि सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं, यानी कि किसी को भी कुछ कह देता है लेकिन काम चोरी नहीं करता है। सिरचन जो है स्वाभिमानी भी है। सिरचन में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। किसी की कठोर बातें उसे बिल्कुल सहन नहीं होती थी। उसे आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं लगता था। इसलिए लेखक का कथन है, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी झल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी आजकल हम देखते हैं कि लोगों को चाहे कितना भी कुछ बुरा बोलो लेकिन फिर भी वो लोग हंसते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो रहते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, जिन्हें कुछ अगर खाने पीने को नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन ताना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो कहानी के अंतिम हिस्से में सिरचन को कई बार कठोर बातें सुनने को मिलती है और उसका आत्मा सम्मान आहत होता है नहीं, उसे बहुत दुख होता है। सिरचन के स्वाभिमान को पहली बार ठेस तब लगती है जब मंजली बहु मुट्ठी भर बुनिया सूप में फेंक कर चली जाती है, और दूसरी बार तब ठेस लगती है जब कथावाचक की माँ गुस्से में सिरचन से कहती है, अपना काम करो, बहुओं से बदकुटी करने की क्या जरूरत है। यह सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है उसको। लेकिन सिरचन के आत्मसम्मान को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब वह चाची से अपनी डिबिया का गम कुआ जर्दा खिलाने के लिए कहता है, और जवाब में चाची यह कहती है कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कुआ जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। सिरचन दिल पर लगी इस ठेस को नहीं सह पाता है और अपने सामान को समेटकर काम छोड़कर उठ जाता है। तो यहाँ पर उसे जो ठेस लगी हुई है बात इस कहानी में, वो जो मेन चीजें थी वो यहाँ पर मैंने बताई। आगे है संवेदनशील, यानी कि भावनात्मक होना। सिरचन में संवेदनशीलता का स्तर बहुत
ऊंचा है, हम कभी कभी बोलते हैं ना वो बहुत इमोशनल है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। वो जानता है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रह जाना चाहिए। चाची की चुभने वाली तीखी बातों को सुनकर उसे गहरी ठेस तो पहुंचती है, लेकिन वह अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाता है। वो अपनी जुबान नहीं खोलता। वो अच्छी तरह जानता है कि जिस विषम सामाजिक और आर्थिक स्थिति में है, उसमें चुप रहने में ही भलाई है। भरपेट खाने पर काम करने वाला सिरचन जानता है कि वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह चुपचाप काम छोड़कर चला जाता है, और यही उसकी प्रतिशोध था। आगे हम देखते हैं कि मनु के परिवार से गहरी ठेस लगने के बावजूद सिरचन के मन में मनु के प्रति संवेदना और प्रेम है। इसीलिए अंत में बिना किसी को खबर किए सिरचन ससुराल जाती मनु के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे देने स्टेशन पर जाता है। मनु सिरचन की लाई चीजों और सिरचन को देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। यही नहीं, मनु जब सिरचन को इन चीजों के बदले मोहर छाप धोती की कीमत देने लगती है तो सिरचन दांत से जीभ काट हाथ जोड़ लेता है। दरअसल संकेत से वह कहना चाहता है कि ये चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, उन्हें मैंने तुम्हारे प्रति प्रेम से बनाया है, इसकी कीमत लेकर मैं अपने प्रेम को कम नहीं कर सकता। यहाँ सिरचन की संवेदनशीलता, आत्मीयता, स्नेह और स्वाभिमान का उदित रूप देखने को मिलता है। ठीक है, और कहानी का वाचक यानी कि कहानी में दूसरा महत्वपूर्ण पात्र वाचक है। वाचक सिरचन के स्वभाव, व्यवहार और कारीगर में कुशलता को अच्छी तरह पहचानता है। वो यह भी जानता है कि सिरचन खाने पीने का शौकीन है, इसलिए जब सिरचन को कलेवे में दिया गया चिड़ा और गुड़ का सूखा ढीला देखता है तो वह घबराकर मां से जाकर पूछता है कि आज सिरचन को कलेवे में सिर्फ चिड़ा और गुड़ किसने दिया है। कथावाचक सिरचन के प्रति संवेदनशील है। वो जानता है कि कौन सी बात सिरचन को बुरी लग सकती है, इसलिए वह कोई ऐसी बात नहीं होने देना चाहता जिससे बात बिगड़ जाए। लेकिन चाहने से क्या होता है। चाची से गमखुआ जर्दा मांगने पर चाची सिरचन को अपमानित करते हुए जिस कठोरता से जवाब देती है, उससे कथावाचक को कलेजा जो है ये कहावत है, कथावाचक का कलेजा धड़क उठता है। वो जान जाता है कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है संवेदनशीलता के बारे में। तो इससे पहले हमने सिरचन का संवेदनशीलता देखा मनु के प्रति कि किस तरह से वो दुखी होने के बावजूद वो जो है बनाता है और दे के आता है चीजें, लेकिन वो कीमत नहीं लेता है। वो एक प्रेम था और भावनात्मक बातें थी। यहाँ पे कथावाचक की भावनात्मक बातें हम देख रहे हैं कि कथावाचक सिरचन के दिल पर लगी ठेस को भली भांति जानता था, इसलिए उसे मनाने के लिए उसके घर भी पहुंच जाता है। सिरचन की करुणा से भरी बातें सुनकर उसे लगता है कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आ सकता और कथाकार जो है लौट आता है। कथाकार अपनी बहन मनु के प्रति भी बहुत संवेदनशील है। मनु के प्रति स्नेह के कारण ही वह सिरचन को मनाने के लिए उसके घर भी जाता है। वो अपने परिवार के सदस्यों के स्वभाव को भी पहचानता है। वो जानता है कि चाची और मंजली भाभी का व्यवहार श्रम करने वालों के प्रति कठोर और घृणा से भरा हुआ होता है, इसलिए वह बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींटे का झालर लगाने लगती है। तो इसे देखकर वह यह कहना नहीं भूलता कि कहीं चाची और मंजली भाभी की नजर इसमें भी ना लग जाए। इसके साथ ही उसके चरित्र में कुछ मानवीय कमजोरी भी हमें दिखाई देती है। वह जब अपनी बहन मनु को ससुराल छोड़ने जाता है तो आधी अधूरी चिक को देखकर उसे मन ही मन सिरचन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे चाची की तरह ही कोसने का मन करता है। इससे पता चलता है कि कहानी में रेणु
ने जिन चरित्रों का निर्माण किया है वो यथार्थ है, यानी कि रियल के हैं। उनके मन में उठने वाली भावनाएं जो है स्वाभाविक है। सिरचन इस कहानी का मुख्य पात्र है। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में जो है छोटी चाची, मंझली भाभी और बड़ी भाभी मनु और कथावाचक की माँ की कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो